यूएसबी? राज को अभी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा पहाड़ी महारथियों को इंडक्शन के बारे में सुनकर हुआ था जब राज ने दवाई बनाने में उसका इस्तेमाल किया था। राज को नए जमाने का शब्द सुनकर काफी हैरानी हो रही थी। तलवार से यूएसबी निकालने के बाद शल्य ने तलवार राज को दे दी। चलो भी अब ये तलवार पकड़ो, कल मैं तुम्हें फकीर का पता बताऊंगा, तुम समय निकालकर ये तलवार उन्हें कुरियर से भेज देना। शल्य ने कहा। उन्हें ये तलवार कुरियर से भेजनी है? राज ने शल्य की बात दोहराकर सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल, तुमने क्या सोचा कि मैं ही इसे वापस भेजूंगा? राज के सवाल पर शल्य ने अपना सवाल दाग दिया। नहीं, मेरा मतलब था कि उड़ती तलवार तो जैसे आई थी वैसे ही वापस नहीं जाएगी, राज ने कहा। ये कैसे हो सकता है? ये वापस नहीं उड़ सकती। जब उड़ती तलवार आती है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है। जब ये उड़कर यहाँ आई तो फकीर ने इसे एनर्जी दी थी। अब जब इसको वापस भेजने की बारी आती है तो ऐसे में फकीर हमसे हजारों किलोमीटर दूर होने के कारण इसमें दोबारा से एनर्जी नहीं भर सकता। साथ ही साथ ये उड़ती तलवार फकीर की है तो उसके अलावा इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस इसीलिए ही मैं इसमें एनर्जी डालकर इसे वापस नहीं भेज पाऊंगा। शल्य ने सारी बात समझाते हुए कहा। अब ये चीज एनर्जी कंजर्वेशन के नियम से क्यों बंधी है? और इस तलवार की धार भी सही तरीके से बनाई गई है ना? ऐसे हथियारों को कुरियर से नहीं भेजा जा सकता। अगर इसे भेज भी दिया और अगर डिलीवरी के दौरान ये कहीं खो गई तो क्या होगा? राज ने अगला सवाल करते हुए कहा। चिंता मत करो, मैंने फकीर के एड्रेस पर कई बार उड़ती तलवारें भेजी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फकीर की तलवार में खास तरह का जादू किया गया है। जब तक फकीर की इजाजत न हो कोई भी इसे नहीं देख सकता। इसे फकीर और हम दोनों ने पहले ही देख लिया है। इसके अलावा इसे देखने की इजाजत और किसी को भी नहीं दी गई थी। बाकी लोगों को उड़ती तलवार गायब भी दिखेगी और उनके लिए इसके जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। इसके अलावा उड़ती तलवार बहुत हल्की होती है। किसी भी बड़े से पार्सल में इसे छुपाकर भेजा जा सकता है। साथ ही साथ डिलीवरी के दौरान इसके खो जाने का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उड़ती तलवार में इसके मालिक की छाप होती है। अगर ये कहीं खो भी जाती है तो इसे आसानी से कभी भी ढूंढा जा सकता है। इसीलिए तुम इतनी टेंशन मत लो, शल्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आप भले ही इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी उड़ती तलवार को कुरियर से भेजने में थोड़ी दिक्कत समझ आ रही है, राज ने उड़ती तलवार को देखकर कहा। वो बड़ी असमंजस में था। इसके बारे में इतना मत सोचो, अब तुम यूएसबी पर अपना ध्यान लगाओ। पकड़ो इसे, ये रही तुम्हारी असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर और शुरुआती बुद्ध फीस्ट टेक्निक। शल्य ने यूएसबी राज की तरफ उछालते हुए कहा। इस यूएसबी पर फकीर की छाप थी। इस छाप को खोलने के लिए खास तरीका पता होना जरूरी था। शल्य को यह तरीका पता था, इसीलिए उसने छाप हटा दी थी। अगर कोई जबरदस्ती इसे खोलने की कोशिश करता तो छाप के साथ साथ यूएसबी भी तबाह हो सकती थी। जैसे ही राज ने यूएसबी पकड़ी, उसे उसका कनेक्टर दिखने लगा। ये वाकई एक असली यूएसबी की तरह ही थी। टेक्निक सीखने के पहले खुद को अच्छे से तैयार कर लो। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि टेक्निक सीखना जादुई दवाई खाने, जादुई खजाना ढूंढने और ऐसे ही बाहरी चीजों का इस्तेमाल करने से काफी अलग है। टेक्निक को जल्दबाजी में नहीं सीखा जा सकता। शल्य ने सारी बातें साफ करते हुए कहा। राज पूरी तरह से एक नौसिखिया था। उसे जादूगरों के बारे में अभी कुछ खास पता नहीं था, इसीलिए शल्य को समय समय पर उसे जरूरी बातें बताना ही ठीक लग रहा था। किसी जादूगर या कबीले की भेजी टेक्निक को किसी और को नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए इसके मालिक की इजाजत होना जरूरी है। जादूगरों में यही असूल चलता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम इस टेक्निक को किसी और को देना चाहते हो तो तुम्हें इसके असली मालिक से इजाजत लेनी होगी, जो कि तुम्हारे मामले में फकीर हैं, और इसके बदले तुम्हें उन्हें कुछ देना होगा। जो भी तुमसे ये टेक्निक लेगा उसे भी इन्हीं नियमों में बंधकर काम करना होगा, और वो अपनी मर्जी से किसी को भी ये टेक्निक नहीं दे सकता। मैंने भी इसी तरह पहले फकीर से इजाजत ली और ये टेक्निक तुम्हें दी, शल्य ने आगे कहा।
राज को अब धीरे धीरे चीजें समझ आ रही थी। अगर तुम खुफिया तरीके से किसी और को ये टेक्निक देने की कोशिश करोगे तो भले ही वो कोई पहाड़ी महारथी हो या कोई और जादूगर, इसके बाद से कोई भी तुम्हें अपनी टेक्निक नहीं देगा। शल्य ने चेतावनी देकर कहा, टेक्निक हर कबीले और जादूगर के लिए कीमती होती थी। कोई भी अपने कबीले की खास जानकारी को यूं ही सब जगह नहीं बांट सकता था, न ही उसे खुफिया ढंग से किसी और को दे सकता था। जादूगरों में इन्हीं असूलों का पालन किया जाता था और ऐसा करना एक अभिशाप माना जाता था। अगर किसी ने खुद से कोई टेक्निक बनाई है तो वो बिना किसी इजाजत के उसे किसी को भी दे सकता था। राज ने सारी बातें समझकर सिर हिलाया। टेक्निक पूरी तरह से निजी चीज थी और इसे गलत ढंग से किसी और को देना इसके मालिक की इज्जत पर सवाल खड़े कर सकता था। अगर कोई भी बिना टेक्निक के, असली मालिक की इजाजत के किसी भी टेक्निक को किसी दूसरे को देता था तो उसके मालिक की इससे खराब बेइज्जती और कुछ नहीं मानी जाती थी। यूएसबी को लेने के बाद से ही राज बहुत एक्साइटेड हो गया था। गहरी सांसें लेकर राज ने अपना कंप्यूटर चालू किया और उसका इंटरनेट बंद कर दिया। फिर उसने अपने कंप्यूटर के सारे वायरस हटाए। उसके कंप्यूटर में ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए कंप्यूटर से वायरस हटाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद ही उसने यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगाया। शल्य राज के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और राज के काम से संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगा। भले ही राज कितना भी एक्साइटेड था, लेकिन उसके दिमाग ने काम लेना नहीं छोड़ा था। उसका ये बर्ताव जादूगरी के उसके रास्ते में बहुत काम आने वाला था। राज ने पेन ड्राइव को खोला। उसमें 2 फोल्डर बने हुए थे, शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर। उसने एक बार फिर फोल्डर पर क्लिक किया। उसमें कुल 18 इमेज थी। हर इमेज किसी पिक्चर स्क्रॉल से खींची गई फोटो थी। उसने पहली इमेज खोली। भले ही इसका नाम बहुत आम था, लेकिन जब ये कारगर थी तब तक नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस तरह से मार्शल आर्ट में 18 तरह के मूव होते हैं और उन सभी मूव का एक खास नाम होता है, उसी तरह इन टेक्निक के मूव भी अलग अलग नाम के थे। राज पूरी तरह से उत्साह से भर गया था। फिर उसने एक मूव का नाम देखा, शुरुआती फिस्ट नंबर 1। इसमें सब कुछ देवनागरी के पुराने अक्षरों में लिखा था, लेकिन इसका नाम बहुत खास नहीं था। बस इतना ही, इसे कुछ खूंखार सा नाम नहीं दिया जा सकता था। राज ने मन ही मन सोचा। राज ने इसके बाद दूसरी इमेज खोली, जिसका नाम शुरुआती फीस्ट नंबर 2 था। हार ना मानते हुए राज ने अगली इमेज खोली, जिसका नाम था शुरुआती फीस्ट नंबर 3। बस इसके बाद राज ने बाकी इमेज खोलने में समय बर्बाद नहीं किया। उसे पता था कि अगले नाम भी नंबर 4 से नंबर 18 तक होंगे। शल्य राज को अलग अलग इमेज पर क्लिक करते हुए देख रहा था। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? शल्य ने पूछा। मैं बस मूव्स के नाम देख रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि इनके नाम इतने आम होंगे, राज ने जवाब दिया। जब तक किसी चीज का इस्तेमाल हो सकता है तब तक उसके नाम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके नाम बस इनका क्रम दिखाने के लिए ही रखे गए हैं, शल्य ने शांति से जवाब दिया। शल्य की बात तो एकदम ठीक थी। ये प्रैक्टिकल तौर पर बिल्कुल सही भी था। राज ने शल्य की बात सुनकर सिर हिलाया। हालांकि उसे अभी भी अंदर ही अंदर थोड़ी निराशा हो रही थी। वो इस सोच में था कि अगर वो किसी मुकाबले में उतरा और उसने अपने मूव्स इस्तेमाल करते हुए इन नामों का इस्तेमाल किया तो कोई भी उसका मजाक उड़ा सकता था। सामने वाला जब अपने मूव्स का नाम बहुत ही भयानक ढंग से चिल्लाकर बताएगा और उसके जवाब में राज बस गिनती गिनकर अपने मूव्स के नाम बताएगा तो उसकी हार तो यहीं हो जाएगी। अब नामों के बारे में सोचना बंद करो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और अगर तुम्हें वाकई इससे इतना फर्क पड़ता है तो बाद में तुम खुद इनके नाम बदल लेना। चलो अब मैं तुम्हें जादूगरी के शुरुआती पायदानों के बारे में समझाता हूँ और हमें आधार बनाने की जरूरत क्यों होती है, इसकी वजह भी बताता हूँ, शल्य ने अजीब ढंग से कहा। शल्य की बात सुनकर राज तनकर बैठ गया और ध्यान से शल्य की बात सुनने लगा। जादूगरी के रास्ते में कई रास्ते और टेक्निक होती है और हर कबीले की जादूगरी का तरीका अलग होता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आजाद जादूगर है, भूतिया जादूगर है, बुद्ध जादूगर है, भ्रामक जादूगर है और शैतानी जादूगर है। सबका पहला पायदान एकदम एक जैसा होता है।
जिसमें शरीर को मजबूत बनाकर शरीर और खून की ताकत बढ़ाई जाती है। इसे ही आधार बनाना कहते हैं। शल्य ने जादूगरी के बारे में बताना शुरू किया। राज को ये बातें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो जादूगरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। आधार बनाने का पहला पायदान शुरुआती फिस्ट टेक्निक, लेग टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक और इसी तरह की टेक्निक से बाहरी ताकत को बढ़ाकर पूरा किया जाता है। इस तरह से शरीर में ढेर सारी एनर्जी जमा हो जाती है। फिर मेडिटेशन टेक्निक से अंदरूनी ताकत को बढ़ाकर उस एनर्जी को काबू किया जाता है। आमतौर पर बिना किसी जादुई दवाई को खाए लगातार ट्रेनिंग करते हुए इस काम में 100 दिन का समय लगता है। इसके बाद शरीर के अंदर पूरी एनर्जी कंट्रोल में आने लगती है और जब ऐसा हो जाता है तो मन के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार मन के दरवाजे खुल गए तो कुंडलिनी और रक्त एनर्जी के नए रूप में बदल जाता है। इसे ही आधार बनाना कहते हैं और इसे दरवाजा खोलना भी कहा जाता है। शल्य ने आगे कहा। इतना सब सुनकर राज आगे की बात सुनने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। जैसे ही मन के दरवाजे खुल जाते हैं, वो व्यक्ति असल में एक जादूगर कहलाने लगता है, जो इंसानों से ऊपर होकर पहले दर्जे के जादूगर बनने की तरफ बढ़ जाता है। शल्य ने अपनी बात पूरी की। क्या राज शल्य की दी गई टेक्निक को समय से भी पहले पूरा कर पाएगा? क्या राज में इतनी काबिलियत आ पाएगी कि वो कलंदर का सामना कर सके? क्या कलंदर राज से बर्फीला मोती छीनने में कामयाब हो जाएगा? अब बस खूब मेहनत करके ट्रेनिंग करो और अपने रक्त और कुंडलिनी की ताकत बढ़ाओ, ताकि तुम्हारी सारी इंद्रियां जागृत हो सके। जब तुम्हारी 4 इंद्रियां जागृत हो जाए तो उसे मन की इंद्री से जोड़ दो। इससे तुम अपने आधार बनाने के नजदीक आ जाओगे। इसके संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी एनर्जी एक सही रूप लेना शुरू कर देगी। ये इस विधि का दूसरा पायदान होगा, जब तुम्हारी कुंडलिनी और रक्त असली रूप में आएगा। शल्य ने कुंडलिनी और रक्त के बारे में बताकर कहा। शल्य राज की जितनी मदद कर रहा था, उसे जादुई दुनिया के बारे में जितना बता रहा था, शायद ही कोई इस दुनिया में किसी की उतनी मदद कर सकता था, जबकि शल्य को इसके बदले कुछ भी चाहत नहीं थी। राज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जादूगरी का रास्ता इस तरह शुरू होगा। अभी फिलहाल के लिए हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। जब तुम इतना कर लोगे तो मैं तुम्हें आगे की चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ पहाड़ी महारथियों में बहुत से लोग हैं जो ये सब तुम्हें बता सकते हैं, तो हर बार तुम्हें मुझसे मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। चलो बस बुद्ध फीस्ट टेक्निक देखते हैं। इसमें कुल 18 मूव्स होते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़कर याद कर लो। शल्य ने आगे कहा। शल्य की बात सुनकर राज ने एक बार फिर बुद्ध फीस्ट टेक्निक खोल ली और उसके पहले मूव को पढ़ने लगा। इसे फुल स्क्रीन मोड में देखो, शल्य ने कहा। राज ने सिर हिलाया और क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड लगा लिया। पहले मूव में 3 फॉर्म थे। बाई तरफ 3 आदमी फिस्ट फॉर्म में बने हुए थे और दाई तरफ पुरानी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। राज को इस तरह की हिंदी पढ़ने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे थोड़ी परेशानी जा रही थी। साथ ही साथ अक्षरों को जोड़कर लिखा गया था, जबकि उन्हें अलग अलग पढ़ना तो आसान था, लेकिन एक साथ जोड़कर पढ़ने में राज को दिक्कत आ रही थी। ये सारी बातें इतनी पेचीदा और अजीब सी थी कि राज के लिए इन्हें समझना इतना आसान नहीं था। इसके बाद भी राज को इन्हें याद करने का काम दिया गया था, जिसमें एक शब्द की चूक भी नहीं की जा सकती थी। अगर एक शब्द का भी हेर फेर हुआ तो पूरी बात के मायने ही बदल सकते थे। अगर राज एक भी शब्द भूला तो उसकी जादूगरी का सफर एक अलग ही मोड़ पर जा सकता था। इस मौके पर राज के गले में टंगा भूत वाला बर्फीला मोती अपना असर दिखाना शुरू करता है। उसमें से एक ठंडी और ताजगी भरी लहर उठती है और राज के दिमाग को एकदम शांत कर देती है। इस मदद के कारण राज ने एक ही बार में पूरे पैसेज को अपने दिमाग में दाखिल करवाया। राज के पीछे खड़े होकर शल्य ये सब देख रहा था और संतुष्ट होकर सिर हिला रहा था। पहले पेज की सारी बातें याद करने के बाद भी राज को चिंता हुई। उसने एक बार फिर से
इमेज को देखकर मन ही मन सारी चीजें दोहराई। उसे बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी आंखों के सामने धुंधलापन क्यों आ रहा था। धीरे धीरे उसके सामने की दुनिया छोटे छोटे कणों में दिखने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरी नजर धुंधली होती जा रही है। राज ने अपना सिर हिलाकर मन ही मन सोचा। वो इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में दोबारा चमक लौट आई और उसके सामने एक बड़ा सा घास का मैदान आ गया। आखिर ये क्या हुआ? मैं यहां कैसे आया? राज ने हैरान होकर सोचा। राज अब थोड़ा डर गया था। उसे लगा जैसे उसे कोई भ्रम होना चालू हो गया था। जब तक राज सोच पाता, एक परछाई उस घास के मैदान में दिखने लगी। धीरे धीरे वो परछाई साफ हुई। उसने ऊपर कोई कपड़े नहीं पहने थे और उस आदमी का चेहरा धुंधला था। उसका शरीर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और वो लड़ने के लिए उतावला था। इस तरह का शरीर हासिल करने के लिए तो सभी तरसते थे। राज थोड़ा चौकन्ना हो गया क्योंकि अब कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस आदमी ने राज पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस घास के मैदान पर फीस टेक्निक की प्रैक्टिस करना ऐसे शुरू कर दिया जैसे वहां और कोई हो ही ना। इस फीस टेक्निक में 3 फॉर्म थे। वो आदमी लगातार उन्हें ही दोहराता गया। वो घास के मैदान पर एक सी गति पर अपनी प्रैक्टिस करता रहा। उस धुंधले चेहरे वाले आदमी ने एक बार भी तीनों फॉर्म दोहराने में कोई भी चूक नहीं की थी। उसका हर मूव पूरी तरह से साफ और सटीक बैठ रहा था। शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक नंबर 1। राज को तुरंत ही फिस्ट टेक्निक याद आ गई। लेकिन मैं इस घास के मैदान में कैसे पहुंचा? और ये धुंधले चेहरे वाला आदमी कहां से आया? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। क्या सीनियर शल्य ने किसी जादू का इस्तेमाल किया है ताकि मैं फिस्ट टेक्निक सीख पाऊं? या शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की इमेज में कोई रहस्यमयी ताकत है? या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण मुझे यहाँ धकेल दिया गया? राज के दिमाग में कई सारे ख्याल चलने लगे थे, लेकिन हर हाल में उसके सामने एक अच्छा मौका था। वो धुंधले चेहरे वाला आदमी फीस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर चुका था। भले ही राज को फीस टेक्निक का कोई खास ज्ञान भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो समझ सकता था कि इस आदमी की फीस टेक्निक कमाल की थी। अब जब राज के सामने वो आदमी लगातार शुरुआती बुद्ध फीस टेक्निक नंबर 1 की प्रैक्टिस कर रहा था, तो राज इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसे ये मौका दोबारा मिलेगा भी या नहीं। राज ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर उस धुंधले चेहरे वाले आदमी को ध्यान से देखा और उसके तरीके को ठीक ढंग से याद किया। वो आदमी मुड़ा और खिसका। घुमाते हुए उसने मुट्ठियां आगे की जो बिल्कुल सीधी थी और बचाव में आगे बढ़ रही थी, और फिर वो बचाव से हमले में बदल गई। फिर वो तोप के गोले की तरह एकदम सीधे हमला करने लगी। इस रफ्तार से किसी बड़े बर्तन या छोटी नावों में तक छेद किया जा सकता था। समय बीतता गया। राज को यह भी नहीं पता था कि उस धुंधले चेहरे वाले आदमी की परछाई ने कितनी बार इस टेक्निक को दोहराया था। थकान की एक चरम सीमा तक भी वो आदमी लगातार उस टेक्निक को दोहराता जा रहा था, जिससे राज के मन में शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक को लेकर एक अच्छा इंप्रेशन आ गया। अब उसे बस इस अजीबोगरीब जगह से बाहर निकलने का इंतजार करना था, ताकि वो कुछ दिन मेहनत करके तीनों फॉर्म की प्रैक्टिस करते हुए इसे मास्टर कर सके। जैसे ही राज को यह ख्याल आया, उसकी नजर फिर से धुंधली होने लगी और एक बार फिर उसकी आंखों की चमक लौट आई। अब उसके सामने उसकी जानी पहचानी कंप्यूटर स्क्रीन थी और शल्य उसके पीछे खड़े होकर हंस रहा था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन के किनारे पर समय को देखा। अभी तक 1 मिनट भी नहीं गुजरा था। राज पीछे की तरफ मुड़ा और उसने अपने पीछे खड़े शल्य को मुस्कुराते देखा। उसे समझ में आया कि सब कुछ शल्य के काबू में था। सीनियर शल्य, अभी जो हुआ वो क्या था? राज ने जानकारी के लिए पूछा। ये बस आसान सा सम्मोहन जादू था, जो तुम्हारी ही तरह जादू की दुनिया में कदम रखने वालों के खिलाफ बहुत काम में आता है। ये भ्रम के जादू में सबसे शुरुआती जादू है। शल्य ने हंसते हुए कहा। क्या ये जादू आपने किया था सीनियर? राज ने पूछा।
नहीं, मैं तो आमतौर पर सिर्फ दवाइयां बनाता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत ही सम्मोहन जादू आता है। ये तो शुरुआती बुत फेस टेक्निक के अंदर मौजूद शक्तियों के कारण था। शल्य ने अपनी उंगली स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए समझाया। शुरुआती बुत फेस टेक्निक के अंदर मौजूद शक्तियां? लेकिन इसे तो मैं पेन ड्राइव में पढ़ रहा हूँ और ये मेरे कंप्यूटर में खुली है। इसके बाद भी इससे सम्मोहन का जादू कैसे किया जा सकता है? राज ने हैरान होकर कहा। आमतौर पर यदि किसी जादूगर का जादू बहुत आगे निकल जाता था तो वो सपने में भी पूरी दुनिया को जीतने की काबिलियत रख सकता था। ये इतना भी कमाल का नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये तो बस एक छलावा है जो पुराने जादूगर इस्तेमाल करते थे। तुमने शुरुआती बुत फेस टेक्निक की जो इमेज देखी, उसमें बाईं ओर तीनों फॉर्म दिखाते हुए आदमी की तस्वीर और दाईं ओर ये लिखावट सोची समझी चाल है। हर शब्द, उसको लिखने का तरीका, सब कुछ बहुत सोच समझकर हिसाब लगा कर रखा गया है। इसी से सम्मोहन जादू की नींव रखी जाती है। बस इसके बाद तुम्हें बस अपने दिमाग को शांत करके इसे ध्यान लगाकर याद करने की जरूरत होती है। अपने दिमाग में इसे कई बार इमेज से मिलाने के बाद सम्मोहन शुरू हो जाता है। इसके बाद तुम्हें इस शुरुआती बुत फेस टेक्निक को बनाने वाले का भ्रम दिखाई देता है, शल्य ने समझाते हुए कहा। भले ही शल्य ने इसे हल्का फुल्का छलावा कहा हो, लेकिन फिलहाल वो जादू की इस काबिलियत पर मुस्कुरा रहा था। ये तो कमाल है, राज ने खुश होकर कहा। वो उस आदमी की फेस टेक्निक की प्रैक्टिस से ही बहुत खुश हो गया था और अब उसे सम्मोहन टेक्निक के बारे में भी पता चल गया था। ऐसे में तो राज कोई नॉवेल लिखकर पढ़ने वालों को उसके नॉवेल की दुनिया में भी घसीट सकता था। ऐसे नॉवेल को इंटरनेट पर डालकर एक अलग ही दुनिया बसाई जा सकती थी। हालांकि ये तो बस राज का दूसरा प्लान था। उसका पहला प्लान तो बहुत ही खुराफाती की तरह था, लेकिन इस ख्याल को वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था। अगर वो शल्य को अपने से खुराफाती प्लान के बारे में बताता तो शल्य उसकी हालत खराब कर सकता था। बची हुई शुरुआती बुत फेस टेक्निक के सारे 17 फॉर्म और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर भी इसी तरह की हैं। मैं तुम्हें इसे पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय देता हूँ। अभी मेरा मूड काफी अच्छा है, तो जैसे ही तुम्हारा ये काम हो जाए तो तुम ये करके दिखाना ताकि मैं उसमें गलतियां बता सकूं। शल्य ने जोर से हंसते हुए कहा। क्या 2 घंटे जैसे कम समय में राज दोनों टेक्निक सीख पाएगा? क्या राज शल्य के सामने इन टेक्निक को बिना किसी गलती के दिखा पाएगा? क्या राज सम्मोहन जादू के तरीके को समझ पाएगा?